चलो बेटा, तो अभी तक अपन ने किसके बारे में बता दिया था तुम लोगों को? प्लेन मिरर के बारे में बता दिया था, और स्फेरिकल मिरर के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी, है ना। गोलीय दर्पण क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, कि एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के टाइप भी बता दिए थे कि दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अवतल और उत्तल होता है। फिर कॉनकेव वाले को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कॉनकेव मिरर जो होता है उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये चीजें अपन ने कर ली थी, क्यों भाई खुशी? ये चीजें हो गई थी अपनी। ठीक, आज अपन डिस्कशन करेंगे उसकी कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी, नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, लॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं अपन बेटा। मान लो सपोज दैट मैंने ले लिया कॉनकेव पार्ट इसका, और उसके ऊपर मैंने कर दी पॉलिश। ठीक है, मैंने नहीं की, फतेह को बुलाया मैंने, फतेह से पॉलिश करवाई इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर जो कोटिंग की हुई है वो है एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, या फिर सिल्वर की आप कोटिंग कर सकते हो। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ये मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। ठीक है, चलो अब मैंने ये बोला कि भाई जब मैंने इसके बारे में बताया था आपको, इस लेंस के बारे में, तो ये बोला था कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये पार्ट है बेटा किसका? स्फीयर का। ओ बेंगी, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये किसका पार्ट है? स्फीयर का। तो मान लो सपोज दैट मैं इसको आगे तक मिलाता हूं, तो क्या ये एक स्फीयर ही बन रहा है? अगर मैं इसको आगे तक कुछ इस तरीके से बढ़ाता हूं तो क्या ये एक स्फीयर ही बनेगा? तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस वल्जिंग इनसाइड। जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो वल्ज होती है अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ धसी हुई रहती है। अब एक बात बताना बेटा, इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिनमें पहला नाम है बेटा किसका? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सिस, ठीक है, विच पास फ्रॉम, जो पास आउट होती है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले एक चीज और समझो कि मान लो सपोज दैट ये आपके पास में एक कॉनकेव मिरर है, तो ये जो कॉनकेव मिरर है बेटा ये स्फीयर का ही पार्ट है। अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो क्या इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा बेटा? क्या इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा? बिल्कुल, इसका कोई ना कोई एक सेंटर जरूर होगा। क्या होगा? इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, और इस सेंटर को बोला जाता है बेटा, इस सी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है इस पॉइंट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, तो इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ये क्या होता है? सेंटर होता है किसका? एक स्फीयर का, एक स्फीयर का। यहां तक चीज समझ में आई क्या बेटा? अब मैंने बात की बेटा, अब मैंने बात की कि ये जो आपका मिरर है इसका जो सेंटर पार्ट होगा, मिरर का सेंटर पार्ट, भाई ये तो स्फीयर का सेंटर पार्ट है, मिरर का जो सेंटर पार्ट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, उसको बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है बेटा उसको? पोल, है ना। यही चीज उसके अंदर पढ़ोगे आप ऑप्टिकल सेंटर के रूप में। किसके रूप में पढ़ोगे बेटा? ऑप्टिकल सेंटर के रूप में, लेंस में पढ़ोगे जब आप पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर पढ़ोगे। तो पोल क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये क्या होता है बेटा? मिडिल पॉइंट होता है किसी भी, या सेंटर पॉइंट होता है किसी भी मिरर का। समझ में आएगा? अब यहां से बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस इन विच, खुश बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस इन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। मतलब ये एक एक्सिस होती है जो पास आउट होती है किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। विच पासेस थ्रू, विच passes through center of curvature and pole। जो पास आउट होती है किससे बेटा?
जो पास आउट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, बोले तो मुख्य अक्ष, मतलब जो वक्रता केंद्र से और जो आपका ध्रुव है, पोल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुव, ठीक है, जो वक्रता केंद्र से और ध्रुव से होती हुई निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड फोकस पॉइंट, है ना। यहाँ पे जो एफ है ये क्या कहलाता है, आपका फोकस पॉइंट। क्या कहलाता है ये, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट, ठीक है। इट इज अ पॉइंट, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जितनी भी लाइट की रेज होती हैं वो आके इकट्ठी होती हैं, ठीक है। फोकस पॉइंट इज अ पॉइंट इन विच ऑल द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ व्हेन ऑल द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सिंगल पॉइंट, जब जितनी भी रे ऑफ लाइट होती हैं जब वो एक छोटे से पॉइंट के ऊपर आके इंसिडेंट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। फिर मैंने बोला कि फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, फोकस पॉइंट से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, तो ये स्मॉल एफ होती है, इसको हम बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है इसको, फोकल लेंथ, अगर हिंदी में बोले तो फोकस दूरी, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, यह डिस्टेंस होती है किस किस के बीच की, फोकस और पोल के बीच की। इज दैट क्लियर। एक होती है आपकी सी से पोल के बीच की डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड स्मॉल आर, ठीक है। और स्मॉल आर को बोला जाता है सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ रेडियस, हिंदी में इसको बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा, भाई सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस बोलते हैं। बोलिए यहां तक चीज समझ में आई क्या, यहां तक चीज समझ में आई। कई जगह बुकों में आपको प्रिंसिपल फोकस भी दिखाई देने को मिलेगा। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो वही होता है, मतलब फोकस पॉइंट को ही अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। हालांकि जब आप लेंस पढ़ोगे उसके अंदर दो फोकस होंगे, एक F1 होगा, मतलब इधर की तरफ भी फोकस होगा और इधर की तरफ भी फोकस होगा, ठीक है, लेकिन डायग्राम एक ही तरफ बनेंगे, वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को। यहां तक चीजें समझ में आई सब लोगों को, कौन सी प्रिंसिपल कौन सी फोकस होती है, कौन सा पोल होता है, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या फोकस पॉइंट इन दोनों के बीच का ही होता है, फोकस पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये जो फोकस पॉइंट होता है ना, ये जो फोकस पॉइंट है ना, ये P से C के बीच की डिस्टेंस का जस्ट हाफ होता है। मतलब अगर मान लो सपोज दैट PC है ना, PC अगर ये 4 सेंटीमीटर है ना, सुनना 4 सेंटीमीटर है ना अगर PC, तो आपका जो FP होगा ना वो डेफिनेटली 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब फोकस पॉइंट है वो रेडियस का जस्ट हाफ पे आता है। रेडियस जो भी होगी ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी होगी उसका जस्ट हाफ बनाएगा फोकस पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसको 6 सेंटीमीटर ले रहे हो तो जो F आएगा ना वो P से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो F होगा ना, मतलब जो C होगा वो 2F के बराबर होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 इंटू फोकल लेंथ के बराबर होता है। चीज समझ में आई, मतलब फोकस जो होगा वो C का हाफ होगा। फिर R भी यहीं पर ही होगा। अच्छा C और R तो सेम ही है ना, C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस R ही तो है, P से C के बीच की डिस्टेंस। बड़ा R है कहां, यहाँ कहां दिख रहा है तेरे को बड़ा R यहाँ पे, तो आप बताते हैं रेडियस, तो ये रेडियस ही तो है, ये स्फीयर है ना, इसकी रेडियस नहीं है ये स्मॉल r। बावली पूछ भाई, उसने उसको नाम दे दिया एक कि भाई ये सेंटर ऑफ रेडियस है, वक्रता त्रिज्या नाम दे दिया इसने एक, बस। आया क्या यहां तक समझ में सब लोगों को। एक छोटी सी और एक और छोटा सा पार्ट होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर ये जो होता है ना, ये इसके जो आपका मिरर है इसके टॉप से और इसके बॉटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, इसको ही हम अपर्चर बोलते हैं। टॉप टू बॉटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है, ठीक है। ये जितनी कम होगी फोकल लेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी। मतलब अपर्चर जितना कम होगा ना, फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये उतनी ही कम होगी। भाई सिंपल सी बात है, अपर्चर कम है मतलब इतना हो गया, ये इतना हो गया, तो भाई सिंपल सी बात है स्फीयर कम हो गया, तो सेंटर ऑफ रेडियस क्या हो गई, कम हो गई, और फोकल लेंथ भी कम हो गई। आया समझ में। तो अपर्चर जितना कम होगा फोकल लेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। ये चीज ध्यान रखना। और अपर्चर होता क्या है, टॉप टू बॉटम की जो डिस्टेंस होती है, या फिर ये कह लो डिस्टेंस नहीं, टॉप टू बॉटम की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। आया नहीं आया समझ में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, पता है ना तुम लोगों को। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस यहां से लेके चांद पोल जाना है तो कैसे भी जा सकते हो, लेकिन अगर मैं फ्लाइट के थ्रू जा रहा हूं
तो एक परपेंडिकुलर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। जो शॉर्टेस्ट सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी, मतलब अगर मान लो सपोज दैट मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो मैं डिस्टेंस तो ये बोलूंगा कि भाई मैं ऐसे मटकता मटकता चला जाऊं, है मैं यहाँ पे ऐसे चला जाऊं, घूमता 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 ऐसे चला गया, और डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी एकदम स्ट्रेट, है ना। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना एपर्चर होता है, ये टॉप टू बॉटम का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको अपन एपर्चर बोलेंगे। आया नहीं आया समझ में? सारी चीजें उतार लो बेटा फटाफट, चलने दे, जल्दी उतारो फटाफट। पार्टी वालों को बुलाएंगे, उतार लिया? तो ये बात है। क्या बात है? सुनना चाहते हो क्या आप अपने बारे में या उसके बारे में? सुना दो सर, वीडियो के अंदर आ जाएगा। मिटा दूं? यस सर। बहुत डिले हो यार तुम लोग यार। 27 सेकंड के अंदर हमने उतार लिया। सर मिटा दो। बैठ जा भाई, तू भूतनियों की तरह क्यों खड़ी है? हैं? करो उसके भैंस की उसके छाती पे खड़ी, उसके ऐसे बिल्कुल कंकाल की तरह, डर जाएगा वो सामने वाला। हैं? मिटा दूं? एक तो इस अंधे के मार, ये पीछे बैठता ही क्यों जब इसको दिखाई नहीं देता तो? सर परसों 15 अगस्त तक हम करना देंगे। हाँ स्वतंत्र दिवस के गणतंत्र बदन सितारे लपेटे हुए जाने जा रही जरा पास। चलो करें भाई, भाई लोगों आगे। यस सर। चलो करें भाई, विवेक करें बेटा, आपकी आज्ञा हो तो। ओहो आज्ञा दे रहा, करो सर स्टार्ट। फिर क्या हो गया, आज बीमार है तू तो सही है। तो वो कीचेन निकाल लिया क्या तेरा किसी ने बैग में से? सर कोई है पीछे से आ रही थी मलेरिया वायरस। कीचेन निकाल लिया? क्यों ऐसे ही निकाल दिया कि चोरी नहीं हो जाए, मार साहब चोरी नहीं कर लें ऐसा है? अच्छा पीछे वाले को देख के निकाल दिया क्या? फिर तो सही किया तुमने। वो लगता भी गरीब ही है, देख शक्ल और दिखा रहा, देखो मेरी शक्ल। तो मेरे स्टूडेंट है तो क्या हुआ, मतलब मेरे स्टूडेंट है तो गरीब नहीं हो सकते? गरीबों को भी पढ़ाता हूँ भाई मैं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाया जाता है। चलो भाई देखो, चलो देखो अब आता है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या आता है इसके बाद में? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, है ना। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन मतलब अब जो इमेज बनेगी ना बेटा, उनके क्या क्या नियम होंगे। मेरे ख्याल से तुम लोग सब लोग पेन पेंसिल लेके आए होंगे, पेंसिल स्केल वगैरह, है ना। चलो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले अपन बता रहे हैं बेटा किसके बारे में, कॉनकेव रूल्स के बाद, कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? किसके लिए? कॉनकेव मिरर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर 4 रूल्स हैं आपके, 4 नियम हैं, और चारों नियमों को ध्यान से सुनना है अपने को, ठीक है। 4 नियम है और चारों नियमों को ध्यान से सुनना है। इधर कॉनकेव के लिख रहा हूं मैं और इधर कॉन्वेक्स के लिख रहा हूं बेटा। कॉन्वेक्स इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है भाई, अवतल और उत्तल। मान लो सपोज दैट ये आपका क्या है बेटा, मिरर है, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस। यही बोलना, कबाड़ी है क्या साले, लाइन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस।
जो कहां से होके निकल रही है, इसके पोल से होके निकल रही है। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसका जो फोकस होगा वो इधर कहीं प्रेजेंट होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी चीज समझ में आई क्या बेटा? तो पहला नियम इसका ये बोलता है बेटा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। मतलब इस डायग्राम से समझो कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से के क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो कहां से होके निकलेगी, हमेशा फोकस से होके निकलेगी। यह नियम है इसका, पहला नियम है ये। पहला नियम क्या है बेटा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis, which is parallel to principal axis after reflection, after incidence कह लो, after incident it passes from focus point। ये पास आउट होगी बेटा किससे, फोकस पॉइंट से। पहले पढ़ा क्या, पहला नियम समझ में आया क्या? अब यही नियम इसमें देखते हैं बेटा अपन। ये ऐसे कुछ होता है ऐसे कुछ होता है, तो ये वाली चीज होगी बेटा इसके अंदर। तो एक बात बताना, पहले तो दिमाग पे ये जो डाल के बताना है, इसका फोकस इधर होगा या इधर होगा? भाई इसका फोकस इधर होगा या इधर होगा? भाई सिंपल सी बात है, इसका फोकस इधर होगा, क्योंकि इसका सेंटर भी इधर है। देखो ना यार ढंग से, नहीं होगा क्या इधर है? तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इधर ही होगा। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो फोकस पॉइंट भी क्या होगा बेटा, इधर ही होगा। बोले इतनी चीज समझ में आई क्या? यस सर। इतनी चीज समझ में आई क्या? है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने कि इसका फोकस इधर और इसका फोकस इधर। साइन कन्वेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल को भूल जाना, फिर न्यूमेरिकल को आप लोग रटोगे या तुक्का मारोगे। आ गया तो भगवान की दया है, नहीं आया तो मेरी दया, नहीं आया तो मेरी दया है, हाँ नहीं आया तो तुम्हारी दया है। ठीक है, तो देखो मान लो सपोज दैट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यहां पे भी रे ऑफ लाइट क्या आई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई, पैरेलल आई। तो आप लोगों को यह चीज पता है कि इसको तो कन्वर्जिंग बोलते हैं, लेकिन ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो ये क्या कर देता है बेटा, डाइवर्ज कर देता है रे ऑफ लाइट को। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। अगर डाइवर्ज करेगा तो भाई कभी भी इमेज बनेगी नहीं इसकी। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम यह करते हैं कि भाई इस रे ऑफ लाइट को, जो डाइवर्ज रे ऑफ लाइट है ना, इसको जब पीछे की तरफ मिलाते हैं ना, तो ये फोकस के ऊपर मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो देखो यहां पर रियल इमेज बनेगी, जबकि यहां पे कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल बनेगी। चीज समझ में आई? तो मैं क्या बोलूंगा बेटा इसके अंदर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis, which is parallel to principal axis after incident it appears to be passes through from focus point। समझ में आया क्या कुछ लाइन में अंतर है, कुछ दोनों की लाइनों में अंतर समझ में आया क्या बेटा? बेटा यहां पे तो मैंने ये बोला कि जब रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब ये तो हो गई आपकी मुख्य अक्ष, ये क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहां पे इंसिडेंट के बाद में वो कहां से होती हुई नजर आती है बेटा, फोकस से होती हुई नजर आती है। सॉरी, फोकस से होकर जाती है, रियलिटी में जाती है। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलता हूं, तो मैं यहां पे अगर ऐसे बोलता हूं कि रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है, तो आफ्टर इंसिडेंस या आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। मतलब वो अपीयर होती है, वो नजर आती है, ऐसा एक्चुअलिटी में होता नहीं है। मतलब मैंने यहां पे अपीयर यूज में लिया है और यहां पे कुछ भी यूज में नहीं लिया। बोले आया नहीं आया समझ में? पहला नियम दोनों का समझ में आया क्या? याद रखना है इस नियम को बेटा, इसके बिना फिर इमेज फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गया दोनों का फर्स्ट लॉ। अब आता है सेकंड नियम, है ना। सेकंड नियम क्या बोलता है बेटा, सेकंड नियम आ जाएगा क्या इसमें? मान लो सपोज दैट मैंने ये बोला कि मान लो ये वापस से मैंने यहां पे क्या बना दिया बेटा, एक कॉनकेव मिरर, है ना। तो ये नियम ऐसे बोलता है बेटा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ फोकस पॉइंट,
जब रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से होती हुई पास आउट होती है, मतलब जब रे ऑफ लाइट क्या होती है, फोकस से पास आउट होती है, मतलब इस बार फोकस से होकर निकली वो रे ऑफ लाइट, कहां से होकर निकली, फोकस से होकर निकली, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम द फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। समझ में आया क्या? पहले समझो इधर, पहले समझो इधर, है ना। मैंने क्या बोला, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट passes from focus point after reflection it become parallel to principal axis। मतलब जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो पास आउट होती है, जब कोई भी प्रकाश की किरण जो है वो फोकस से होती हुई जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में या परावर्तन के बाद में वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। जबकि इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी पासेस फ्रॉम द फोकस पॉइंट, जब रे ऑफ लाइट अपीयर होती है कि वो फोकस पॉइंट से पास आउट हो रही है, हो नहीं रही है। व्हेन रे ऑफ लाइट appears to be passage through the focus point, appears to be passes through the focus point, it become parallel to the, आगे वही, it become parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यहां पे तो एक्चुअल में फोकस से होकर निकल रही है, लेकिन यहां पे फोकस से होती हुई नजर आ रही है, अपीयर हो रही है, और अपीयर होने के बाद में वो इंसिडेंट के बाद में क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, बोले तो पैरेलल हो जाएगी। बोले ये दोनों नियम समझ में आए क्या, बोले ये दोनों नियम समझ में आए क्या बेटा? मैंने क्या बोला बेटा, मैंने ये बोला कि जब ये वाला नियम समझ लो पहले, कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई नजर आती है या फिर फोकस से पास आउट होती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द फोकस पॉइंट, पास आउट होती है फोकस पॉइंट से, इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, मतलब उसका जस्ट उल्टा हो गया ये। और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी पासेस फ्रॉम द फोकस पॉइंट, मतलब वो फोकस तो भाई इधर का है, यहां से तो वो जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये लाइट की अंदर ही नहीं जा घुस सकती भाई। आपका जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है, ये वाली है, तो अंदर आएगी भी तो ये घुसने नहीं देगी ना इसको अंदर। तो हुआ क्या कि हमने ये बोला कि मान लो ये रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई नजर आ रही है, मान लो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से होती हुई नजर आएगी। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट, अपीयर हो रहा है, एक्चुअल में यहां पे कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें लग रहा है ऐसा कि वो क्या हो रही है, फोकस पॉइंट से पास आउट होती हुई नजर आ रही है, देन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हुआ कुछ भी नहीं, ये आई और ऐसे चली गई, ये आई और ऐसे चली गई, ठीक है, हुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये फिर भी ये बोल रहा है कि फोकस से होती हुई अगर नजर आती है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। भाई दोनों तरीके के मिरर में इमेज तो बनती है, इमेज तो बनती है, और क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है मिरर के अंदर, है ना। उतारो इसको, दोनों रूल्स उतारो पहले फटाफट, मिटा दूं यार, बहुत डिले डकता है। जो बैठी हुई ना, बैठी हुई उन्होंने आपके साथ उतरा है, मिटा दूं? मिटा दूंगे ना, उतार लेना आप खुद से, ठीक है। 2 more रूल्स है ना, 2 नियम और हैं इमेज फॉर्मेशन के। जब आप इमेज का फॉर्मेशन करोगे ना, उस टाइम पे ये बहुत काम आने वाले हैं बेटा। देखो क्या है, 3rd नियम ये बोलता है कि मान लो सपोज दैट ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया, कौन सा, कॉनकेव, ये आपकी लाइन हो गई, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपकी तो होती तो लाइन ही है ना, अभी आपने तो बोला था
ये मेरे बोलने में तेरे बोलने में अंतर है। तू बिहारी में बोलता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, समझ बात। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब तीसरा नियम क्या बोलता है बेटा? तीसरा नियम ये बोलता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच पासेज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कहां मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है, कहां से होके पास आउट होती है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है ना, तो उसके अंदर बिना कोई डिफ्लेक्शन आए वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। मतलब जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। और इस वाले में भी क्या होता है? कुछ ऐसा ही सीन होता है कि भाई ये आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। तेरी पूजा करूं, ठीक है। यहां पे आपका फोकस पॉइंट आ गया, यहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जब अपीयर होती है कहां से? पास होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती हुई। मतलब एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर में वो जा नहीं रही है, अपीयर हो रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रही है, मान लो कि जा रही है, अदरवाइज जा नहीं रही है ये उसके अंदर, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? ये वापस लौट जाएगी। बोलो आया नहीं आया समझ में बेटा? देखो इसमें क्या होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from center of curvature after reflection it return back to its previous path। मतलब वो उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? वो वापस लौट जाएगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट appears to be passes from सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसमें अपीयर हो रही है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अपीयर्स टू बी पासेज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पाथ। बोला आया नहीं आया बेटा समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? yes, ठीक है। फोर्थ नियम समझो, पहले देख लो यार, पहले देख लो, उतारने मत लग जाया करो पागलों की तरह, सारे जनावर यहीं आ गए। देख लो ना, पहले उतारने लग जाती हो। 10 बार मना किया है, उतारा मत करो पहले। तुम उतारोगे तो फिर बाद में मेरे को मौका कैसे मिलेगा तुम्हारी बेइज्जती करने का? मैं डरा दूंगा यहाँ पे आके। समझते तो है नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा तेरे को ढंग से। आगे नहीं समझा थोड़ी देर, फेमस करूंगा तेरे को दुनिया वालों के सामने। एंड लास्ट नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, इन दोनों नियम को अपन सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। जो फर्स्ट वाला यूज में लिया था वो, और ये जो फोर्थ वाला है इसको, इन दोनों को अपन इतना ज्यादा यूज में लेते हैं कि जितने भी डायग्राम है ना, एक आध को छोड़ के सबको इन दोनों नियमों से ही बनाया जाएगा। ठीक है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पोल, जब कोई रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो इट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस मीडियम बाय मेकिंग सेम एंगल। वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है एक ही जैसा एंगल बनाते हुए। मतलब जो एंगल ये होगा ना, वही एंगल ये होगा। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल डिक्टो इसके अंदर है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ये रे ऑफ लाइट गई और जाने के बाद में उसी मीडियम में, मतलब ये आई और आर क्या होंगे आपस में, बोलो कोई शंका मन में? सर अब की बार इसमें अपीयर नहीं करना? नहीं, इसमें कोई अपीयरेंस नहीं होता। जाएगी कहाँ जाएगी लाइन?
और अगर मान लिया तूने निकाल भी दिया तो आगे जाके मीट कहाँ करनी है, ये तो इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, इंटरसेक्ट कर देंगी लाइन। ठीक है, तो ये 4 नियम होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा नियम आप लोग अपने हिसाब से देख लो, जल्दी करो फटाफट।